उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लखनऊ में संबोधित कर रहे थे और इस वक्त बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। माघ मेले में सेक्टर 4 पे जो आग लगी हुई थी उस पर काबू पा लिया गया है। बड़ी खबर, छोटे बड़े ब्रह्माश्रम के शिविर में आग लगी थी। दमकल की 8 टीमों ने आग पर काबू पाया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। आग से 2 टेंट जलकर खाक हुए हैं, कोई हताहत नहीं हुआ है। तो सेक्टर 4 में आग लगी थी और कल सेक्टर 5 पे आग लगी थी। ये 2 तस्वीरें फिलहाल इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, पीलीभीत से खबर। तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को रौंदा है। हादसे में 1 की मौत हुई है, 8 लोग घायल हुए हैं। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रक की चपेट में 3 बाइकें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोनभद्र से खबर है, शातिर लुटेरे से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। हाईवे पर महिला के भेष में लूटपाट करते थे। कब्जे से कट्टा, कारतूस, मोबाइल और कैश बरामद किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कृष्णा उर्फ कृष्णदेव सिंह है। इसके ऊपर लगभग आधा दर्जन के आसपास मुकदमे विभिन्न थानों में गंभीर धाराओं में पंजीकृत हैं। इसके पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, एक मोबाइल और कुछ पैसे बरामद किए गए हैं। मौके पर फील्ड यूनिट द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। औरैया में पुलिस ने 2 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। शातिर आरोपी दुकानदारों के QR कोड से छेड़छाड़ करके लाखों रुपए की ठगी करते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 103 स्कैनर बरामद किए हैं। इसके अलावा मोबाइल, फर्जी सिम कार्ड और कैश भी बरामद किया गया है। मोबाइल में सिम कार्ड लगा के उस ऐप को इंस्टॉल करके तत्काल पिन डाल के सारा का सारा पैसा जितना इनको स्कैम करना होता था उसको दूसरे किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। इसी प्रकार से ये घटना इनके द्वारा कारित की गई है। इनके पास से टोटल 103 QR कोड स्कैनर बरामद हुए हैं जो कि पेटीएम, भारत पे और फोन पे के हैं। और साथ साथ 3 मोबाइल फोन, 4 सिम कार्ड और 2,29,600 जो स्कैम किया गया था वो इनके पास से बरामद हुआ है। इनके आपराधिक इतिहास की अभी जानकारी की जा रही है और इसमें अन्य विधिक कार्रवाई भी प्रचलित है। उन्नाव से खबर, घरेलू विवाद में एक पति ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की, फिर खुद फांसी के फंदे से लटककर जान दे दी। खबर के मुताबिक पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। घटना से लगभग 1 घंटे पहले पड़ोसियों ने विवाद को सुलझाया और अपने अपने घर चले गए। लेकिन 1 घंटे बाद घर में कोई हलचल नहीं दिखी तो पड़ोसी ने घर में झांक कर देखा तो पत्नी जमीन पर पड़ी थी और पति का शव दीवार के सहारे फांसी पर लटका मिला। इसके बाद पड़ोसी ने घटना की सूचना पुलिस को दी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हाँ। तुम कहाँ गई रहो? हम गई रहे शांति मेल में परियती रहे। वहाँ पढ़ने गई थी? हाँ। फिर अब जब खबर देने गंगा सागर लड़का, हाँ। तब आई। तो वहाँ क्या देखा आपके घर पे? फिर हम देखा है पीछे लटके रहे, बहू भीतर पड़ी रहे। बहू अंदर पड़ी थी? हाँ, कमरा में यहाँ लड़का लटको रहा है तो छोरो को रस्सी से गले में फंदा लगा था? हाँ, गले में फंदा 2 लगे रहे। वाराणसी में पुलिस ने गौ तस्करी का खुलासा किया है। पुलिस ने 14 गौवंश के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपी गौवंशों की तस्करी के लिए बिहार ले जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने थाना लंका क्षेत्र स्थित टोल प्लाजा के पास से इनको गिरफ्तार कर लिया। एक इसमें अशोक कुमार गुप्ता है जो हंडिया प्रयागराज का रहने वाला, इसी का DCM वाहन भी है। दूसरा बिहार का है प्रभु यादव जो ले जा रहा था वहाँ जो कैमूर भभुआ में चैनपुर एक जगह है, वहाँ ले जाके इसको बिक्री करते थे मेले में ये लोग। और जो मुख्य सरगना है उसके माध्यम से करते थे, उसको भी इसमें वांछित किया गया है। कुछ बताया जैसा कि आपको बताया अभी
ये जो मुख्य सरगना है वो, और इसमें जिसका वाहन था, और एक मीडिएटर जो बिहार का इसमें है प्रभु यादव, ये तीनों मिलकर ही अभी इस काम को कर रहे थे और 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरे की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। नोएडा में साइबर क्राइम पुलिस ने एक फर्जी एजेंट को गिरफ्तार किया है। आरोपी लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर साइबर ठगी के लिए विदेश भेजता था। आरोपी विदेश के साइबर ठगों के संपर्क में था। आरोपी ने अब तक भारत के 6 युवकों को जाल में फंसाकर जॉब के नाम पर विदेश में बैठे साइबर अपराधियों के हवाले किया, जिसके बाद पीड़ितों का रेस्क्यू करके पुलिस ने शामली से आरोपी शुभम को गिरफ्तार किया है। खबर के मुताबिक 80,000 रुपए लेकर विदेश भेजता था, जहां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए साइबर ठगी कराई जाती थी। नगर में हमारे वादी और पीड़ित द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें उसने बताया कि अभियुक्त ने उसको थाईलैंड में नौकरी का झांसा दिया था और म्यांमार पहुंचा के वहां से उससे जबरदस्ती साइबर ठगी करवाई जा रही थी। अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको लगता है कि साइबर स्लेवरी में फंसा हो सकता है, तो तुरंत अपने नजदीकी थाने को सूचित करें। इसके अलावा बिना सत्यापन के जॉब ऑफर के नाम पर या किसी एजेंट पर विश्वास करके विदेश यात्रा कतई ना करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। गाजियाबाद प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनी निर्माण पर शिकंजा कसा और लगभग 8,000 वर्ग मीटर में निर्माणाधीन कॉलोनी को बुलडोजर से ध्वस्त किया। सड़कें, बाउंड्री वॉल और साइट ऑफिस को ध्वस्त किया गया है। खबर के मुताबिक वैध दस्तावेज न होने पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध किया, लेकिन प्राधिकरण और पुलिस बल ने हालात काबू में करते हुए बुलडोजर अभियान जारी रखा है। इस दौरान लोगों को अवैध निर्माण न करने की चेतावनी भी दी गई है। सीतापुर में राम जानकी मंदिर परिसर में दफन किए गए संत रघुवीर दास का शव कब्र से खोदकर बाहर निकाला गया। यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की गई। इस दौरान मजिस्ट्रेट, नायब तहसीलदार सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दौरान गांव और आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में लोग मौके पर मौजूद रहे। पूरा मामला पिसावा थाना क्षेत्र के भिटौरा का है। मृतक महंत रघुवीर दास के गुरु भाई ने मौत पर आशंका जाहिर करते हुए पोस्टमार्टम कराए जाने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। राम जानकी मंदिर के संत रघुवीर दास का निधन 10 अक्टूबर को हुआ था। इसके बाद उन्हें मंदिर परिसर में ही दफनाया गया था। महोबा में चोरी की वारदात का हैरान करने वाला खुलासा हुआ है, जहां एक सराफा कारोबारी ने चोरी की वारदात की झूठी साजिश का आरोप लगाकर पुलिस को गुमराह किया। खबर के मुताबिक सराफा कारोबारी गिरवी रखे जेवरात को वापस नहीं करना चाहता था और बुरी नीयत की वजह से खुद जेवरात छुपाकर पुलिस से चोरी की वारदात की झूठी साजिश रची। कारोबारी साहिल ने पुलिस को बताया कि चोर दीवार फांदकर छत के रास्ते घर में घुसे, उसकी दादी के हाथ पैर बांध दिए और अलमारी का ताला तोड़कर 40 ग्राम सोना, 3.5 किलो चांदी और 30,000 रुपये नकद लेकर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो मामले का खुलासा हुआ और कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने सारा सच बताया। पहले सर हमने अम्मा के हाथ पैर बांधे, इसके बाद हमने अलमारी को तोड़ा ऊपर से, उसमें सामान कहाँ से तोड़े थे? पेचकस से खोला। अच्छा, कब किए थे सर? 8/1/26। अच्छा, फिर वह सामान हमने निकाला। क्या क्या निकाले? वही जो लिखाए थे। क्या क्या? 3.5 किलो चांदी सर और 40 ग्राम सोना। अच्छा, और रुपया सर वहीं रखे थे तो वो उठा लिए थे मैंने। वादी के द्वारा बताए गए घटनाक्रम की पुष्टि न होने पर पुष्टि नहीं हुई, तो तब पुष्टि न होने पर जब वादी से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा घटना की मनगढ़ंत कहानी इस उद्देश्य से बनाया जाना बताया गया कि उसके पिता श्री नरेश चंद्र सोनी द्वारा काफ़ी संख्या में गांव केहरा व आसपास के क्षेत्रों का जेवरात गहन रखा हुआ था। श्री नरेश चंद्र सोनी की 2021 में कोरोना के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिस पर गहन रखा हुआ जेवरात वादी द्वारा हड़प करने के उद्देश्य से एक चोरी की झूठी कहानी बनाकर थाना खन्ना पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। संभल हिंसा के बाद अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। एक बार फिर संभल के पिछौली गांव में
सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को बुलडोजर से जमींदोज किया जा रहा है। करीब 20 बीघा सरकारी जमीन, इसमें खाद के गड्ढों, चारागाह, पंचायत घर, खेल का मैदान को बुलडोजर से खाली करवाया जा रहा है। इसमें सरकारी जमीन पर एक इमाम बाड़ा भी बना था। बिछौली गांव में बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। 20 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। सरकारी जमीन पर इमाम बाड़ा बना है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। काफ़ी समय पहले मोल खरीदी थी हमारे दादा ने एक बरस में, फिर उसके बाद चकबंदी भी हुई, कोई पता ही नहीं चला कि काय का नंबर क्या है। फिर एक बार इकबाल साहब ने पैमाइश करके ले गए, उन्होंने 67 कर दी, तो 67 चल रही थी जब से, उसके आदेश हो गए। तो कुछ नोटिस वगैरह आपको मिला था? नोटिस अब फिलहाल में कोई नोटिस नहीं मिला, पहले ही नोटिस आया था कई साल, लगभग 2-2.5 साल पहले नोटिस आया था। क्या था उस नोटिस में, क्या बताया? फिर नोटिस में हमने फिर अपील डाल दी एडीएम साहब के यहाँ। एडीएम साहब के यहाँ से अभी फिलहाल में पिछली तारीख पे खारिज हुआ। सर क्या पूरी कार्रवाई है, कब शुरू हुई है, कब तक चलेगी? सुबह से चल रही है, जब तक सब खत्म नहीं हो जाएगा तब तक चलती रहेगी। कुल कितने जमीन कब्जे हैं, जमीन किस डिपार्टमेंट से संबंधित है सर, और कुछ जानकारी? सभी ग्राम समाज की लैंड है। उद्यान, स्कूल, खेल का मैदान, और जिन पर आदेश पारित हो चुके हैं उस पर से कब्जा हटा दिया गया, और जो मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन है उस पर अभी कब्जा नहीं हटाया गया है। न्यायालय के आदेश के बाद वो भी जैसा आदेश होगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। कुल कितने कब्जे हट गए होंगे अब तक, ऐसा कुछ आइडिया अगर मिल सके? 5 अपीलेट कोर्ट के ऑर्डर हुए थे, उन 5 का कंप्लायंस करा दिया गया। अब कितनी कार्रवाई बाकी है यहाँ पर, कितना फोर्स है, सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है? यहाँ पे 4 थानों की पुलिस है, पीएससी है, और हमारे विभाग से 25 लोगों की टीम है। कब तक चलेगा ये अभियान? अब पैमाइश हो रही है, पैमाइश के बाद इनको बता दिया जाएगा कि ये अगर इनके पास कोई साक्ष्य है तो वो साक्ष्य देंगे, अन्यथा इनके खिलाफ भी बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। देवरिया में अब्दुल शाह गनी बाबा मजार के ध्वस्तीकरण के बाद मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया है, जहां मजार तत्कालीन कानून को लेखपाल और मजार कमेटी के सदस्यों पर सदर तहसील के लेखपाल ने मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमे में दस्तावेजों से छेड़छाड़ करके साल 1993 में सरकारी और बंजर जमीन पर मजार बनाने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि प्रशासन ने अवैध मजार को बुलडोजर से ध्वस्त कराया है। फर्जी दस्तावेज से मजार बनाने का यह आरोप है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब्दुल शाह गनी मजार का ये पूरा मामला है। सदर तहसील के लेखपाल ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। निर्मित अवैध मजार को हटाने हेतु माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस बल के मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया गया। उक्त अवैध मजार पर अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ लोगों द्वारा कूटरचित तरीके से वक्फ मजार आबली कब्रिस्तान का नाम दर्ज करा लिया गया था। इस संबंध में क्षेत्रीय लेखपाल की तहरीर पर कुल 6 व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। हिसाब से हम लोग के बच्चे हैं, इस उम्र में हम लोग को भगा दिया गया। कुछ लोग चंद लोग आताताई आए और भगा दिए। हम लोग गरीब आदमी, फकीर आदमी, अली अहमद उनके औलाद हैं, हम बयान दे रहे हैं साहब। ये आताताई कौन है? अब ये प्रशासन का काम है। फतेहपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। खागा कस्बे में बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण हटवाया गया। रोड किनारे 6 दुकानों को बुलडोजर से हटाया गया है। सड़क पर दुकानदारों ने अतिक्रमण किया हुआ था। सहारनपुर में अवैध निर्माण पर सख्ती। बीते 1 साल में 100 से अधिक अवैध कॉलोनियां ध्वस्त की गई हैं। जनवरी में 100 बीघा जमीन पर बुलडोजर चला। दोबारा निर्माण पर होगी एफआईआर। कई जगहों पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। तो 1 साल में 100 से अधिक अवैध कब्जे ध्वस्त किए गए हैं।
कि प्रारंभ से ही हम लोग जो अवैध प्लॉटिंग है, अवैध कॉलोनियों का निर्माण है, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम लोगों ने इस वर्ष लगभग 100 से अधिक ऐसी कॉलोनियां हैं जिनको तोड़ा है। उसी सिलसिले में जून 4 और 6 में भी लगभग 100 बीघे से अधिक पर जो अवैध प्लॉटिंग हो गई थी उसको तोड़कर हटाया भी गया है और वहाँ बोर्ड भी लगा दिए गए हैं कि ये प्लॉटिंग अवैध है, अगर यहाँ पर कोई भी खरीद बिक्री का काम किया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। बरेली में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को ढूंढ कर चिन्हित किया जा रहा है। ताजा मामला थाना सीबीगंज के खलीलपुर गांव का है। यहां सरकार आरोप है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करके लोगों ने मकान बनाए हैं। नगर निगम प्रशासन ने करीब 150 मकानों को अवैध निर्माण के रूप में चिन्हित किया है और उन पर लाल निशान लगाकर सरकारी जमीन खाली करवाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों की माने तो सड़क चौड़ीकरण करवाया जाएगा और जिन लोगों ने भी कब्जा कर अवैध निर्माण किया है उनसे खाली कराया जाएगा। सीबीगंज एरिया में खलीलपुर वाले रास्ते पर अभी वर्तमान में जो सड़क के किनारे की ज़मीन है, हमारी सड़क की हुई ज़मीन है, क्योंकि सड़क उतनी चौड़ी है नहीं वहाँ पे, तो जो सड़क की ज़मीन बची हुई है उस पर कुछ लोगों द्वारा मकान बनाकर या व्यावसायिक गतिविधि या छप्पड़ रख के साथ में डेयरी खोल के उसमें अतिक्रमण किया गया था, तो उसको चिन्हीकरण की कार्रवाई चल रही है। वर्तमान में लगभग 25 से 30 मकान अभी चिन्हित किए गए हैं जिस पे लाल निशान लगाए गए हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी थाना सीबीगंज इलाके के खलीलपुर गांव में है। नगर निगम ने यहां पर मकानों पर लाल निशान लगाना शुरू कर दिए। बताया जा रहा है कि ये मकान करीब 3 से 4 दशक पुराने हैं, लेकिन यहां पर ऐसे करीब 150 मकानों पर जो है यहां पर लाल निशान लगाए हैं। नगर निगम के अधिकारियों का आरोप है कि इन मकानों को अतिक्रमण करके सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बनाया गया है और इसीलिए यहाँ पर जो है लाल निशान लगाए गए। लाल निशान का मतलब यही है कि मकान अवैध रूप से हैं और इन पर अब बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। सर, कब से यहाँ पर रह रहे हैं और मकान कैसे क्या तैयार किया था? हम तो जन्म से ही रह रहे थे यहाँ, अभी बाहर सर्विस कर रहे हैं तो बाहर हैं। बाकी ये मकान सब ग्राम सभा ने अलाउड की हुई ज़मीन पे बने हुए हैं, कुछ रजिस्ट्री पे बने हुए हैं जो किसानों ने अपनी ज़मीनें बेची हैं, उस पर रजिस्ट्री करा के लोगों ने बनाए हैं। यूपी सरकार में मंत्री और एसपी-एसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना के गठन का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस का हथियार अपने कमांडरों को बांटेंगे। ओपी राजभर ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है, 18 जनवरी को बिना लाइसेंस वाले हथियार बांटे जाएंगे। राजभर ने कहा कि हमारी आरएसएस सेना को अगर जरूरत पड़ने पर AK-47 दे दी जाए तो बॉर्डर पर पाकिस्तान और चीन से भी लड़ेगी। बिना लाइसेंस का हथियार देने की बात मैंने की है और 18 तारीख को बिना लाइसेंस का हथियार बटेगा। अच्छा, हाँ, तो इसका उद्देश्य कोई उस तरह के हथियार का नहीं, वो नहीं, हमारा बिना लाइसेंस का हथियार। आप सादर आमंत्रित हैं, आइएगा, आप देखिएगा। आपको भी चाहिए हथियार तो हम आपको भी दे देंगे। जिसको भी चाहिए प्रदेश में, प्रदेश से बाहर भी जिसको चाहिए वो आकर के हथियार ले सकता है। दादा जी, आप बयानों के लिए आप काफ़ी चर्चा में रहते हैं, आपके जो बयान हैं खूब वायरल होते हैं। एक बयान आपने और दिया था कि 100 रुपये अगर ब्राह्मण के लड़के को दिया जाए तो दही जलेबी खा लेगा या मिठाई खा लेगा, 100 रुपये राजभर के बेटे को मिलता है तो वो तुरंत हथियार खरीद लाएगा, कट्टा तमन चल रहा है। देखिए, हम लोग जो बचपन में रिहर्सल, हम लोग जब मेला जाते थे तो राजभर जब मेला में जाता था तो वो नकली कट्टा खरीदता था और नकली काक खरीद करके उसे रिहर्सल करता था। वहीं जब ब्राह्मण के बेटे को 100 रुपया और राजभर के बेटे को 100 रुपया, तो ये नकली कट्टा खरीद करके उसका रिहर्सल करता है। अब ब्राह्मण का बेटा जब जाता है तो मेला में चमचम, रसमलाई और जलेबी खरीद के काटता है। बुलंदशहर से खबर है, हिंदू सम्मेलन में प्रमोद कृष्णम का बयान बिना नाम लिए राहुल अखिलेश पर निशाना साधा है। भारत गुलाम हुआ क्योंकि गद्दार हिंदू थे। कुछ लोग हिंदू हैं लेकिन हिंदू को मिटाना चाहते हैं। हिंदुत्व को मिटाने के चक्कर में तुम खुद मिट जाओगे। इसलिए नहीं हुआ कि विदेशी बड़े ताकतवर थे, भारत गुलाम इसलिए हुआ कि हमारे बीच में कुछ लोग गद्दार थे और वो जितने गद्दार थे वो जन्म से हिंदू थे। आज भी जो हिंदुत्व और हिंदू शब्द से नफरत करने वाले लोग हैं, मुझे गैरों से शिकायत नहीं है साहब,
मुझे उनसे शिकायत है जो जन्म से हिंदू हैं लेकिन हिंदुत्व को मिटाना चाहते हैं। मैं इन सभी औरंगजेब की नाजायज औलादों को कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं, तुम हिंदुत्व को मिटाओगे। एक 55 साल का पप्पू कहता है मैं हिंदुत्व को मिटा दूंगा, तुम हिंदुत्व को मिटाओगे। लखनऊ में बैठ करके समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा नेता कहता है हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। अरे तुम हिंदुत्व को मिटाओगे, पिद्दी ना पिद्दी के शोर हुए हिंदुत्व को मिटाने के चक्कर में तुम स्वयं मिट जाओगे। मैं आज इस मंच से आग्रह करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं, आप डॉक्टर हैं तो, साइंटिस्ट हैं तो, इंजीनियर हैं तो, किसान हैं तो। फिरोजाबाद जिले के शुकुआबाद नगर पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने एसआईआर को लेकर सरकार पर वार किया और एसआईआर को साजिश बताया। एक ऐसा जहरीला षड्यंत्र है जिसके माध्यम से देश के नागरिकों को मताधिकार से वंचित करने का पाप किया जा रहा है। जब हर बालिग को वोट देने का अधिकार है तो एसआईआर के माध्यम से वोट देने से वंचित करने का साजिश क्यों?